नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी भूगोल की सीरीज चल रही थी उसका आज भाग 4 है। इससे पहले हम भाग 3 भागों में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन 3 भागों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर दोस्तों आप इनको देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों आज इस भाग यानी भाग 4 में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो होंगे दोस्तों आपके पूरी व्याख्या के साथ। और दोस्तों ये प्रश्न आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि आगामी होने वाली परीक्षाओं में भी आगे होने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न रिपीट हो जाए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि और भी मैं मोटिवेट होकर दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहूं। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है, यानी इन पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखना है। तो दोस्तों इसकी बात करें तो ये है दोस्तों हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तर से दक्षिण की क्रम की बात करें तो उत्तर होगा दोस्तों ऊपर और दक्षिण नीचे। तो दोस्तों उत्तर में सबसे कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी, ये होगी दोस्तों आपके काराकोरम। ये कौन सी होगी, ये होगी काराकोरम। और इसके पश्चात होगी दोस्तों आपके लद्दाख, इसके पश्चात होगी जास्पर और सबसे दक्षिण में होगी दोस्तों पीर पंजाल। तो ये है दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी सबसे उत्तर में है काराकोरम, इसके पश्चात है दोस्तों लद्दाख, इसके पश्चात है जास्पर, इसके पश्चात है पीर पंजाल। यानी 1 2 3 और दोस्तों 4 इसका सही क्रम है। ये है दोस्तों आपके ऑप्शन संख्या स में। तो स ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, यानी इन राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो दोस्तों कर्क रेखा ये दोस्तों गुजरती आपके भारत के बिल्कुल मध्य से। और दोस्तों इन राज्यों में से ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। और दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है आपके 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और ये 8 राज्य कौन कौन से, तो ये है दोस्तों आपके, एक तो है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गुजरात, इसके बाद दोस्तों ये गुजरती है राजस्थान से, और इसके पश्चात दोस्तों मध्य प्रदेश से, फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से, फिर ये दोस्तों त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से। तो दोस्तों ये 8 राज्य हैं। ये है दोस्तों पश्चिम से पूर्व का क्रम। यह भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व का क्रम राज्यों के अनुसार क्या है। तो दोस्तों सबसे पश्चिम में दोस्तों गुजरात, फिर इसके पश्चात राजस्थान, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इसके पश्चात झारखंड, इसके पश्चात दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर दोस्तों त्रिपुरा, फिर मिजोरम। और दोस्तों पूर्व से पश्चिम के क्रम भी आपको पूछ सकता है, तो इन राज्यों को भी थोड़ा याद में रखिएगा। ये दोस्तों 8 राज्य। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये गुजरती है 8 राज्यों से। और इनमें से हमें पूछा है कि इन राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है, तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और इन 8 राज्यों को भी दोस्तों 8 राज्यों को याद में रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कर्नाटक में, यानी कर्नाटक का यहाँ पे दोस्तों मंडल पट्टी, ये है मंडल पट्टी।
थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे दोस्तों। ये मंडलपट्टी पर्वत, मंडलपट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है, जो नीले फूलों से, ये रिपीट हुआ, और नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताइए। अब ये दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न में दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न हमें पूछा है दोस्तों, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत है, जिसमें दोस्तों नीले फूल से हरा भरा है ये पर्वत, और यहाँ पर दोस्तों एक पुष्प ऐसा लगता है जो केवल 12 वर्षों में एक बार लगता है। तो ये पुष्प का नाम बताना हमें कि इस पुष्प का नाम क्या है। तो इस पुष्प का नाम है दोस्तों नीलकुरिंजी। ये क्या है दोस्तों, इस पुष्प का नाम, ये है दोस्तों नीलकुरिंजी। तो इस प्रश्न को दोस्तों याद रखिएगा और स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब है दोस्तों। ये हाल ही में पिछले साल यानी 2021 में दोस्तों इन फूलों को देखा गया था, और ये फूल दोस्तों अगस्त से अक्टूबर तक, यानी अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये फूल दोस्तों खिलते हैं, फिर अपने आप मुरझा जाते हैं। इस कारण दोस्तों ये पिछले साल चर्चा में रहा था, और 2021 में दोस्तों इनको देखा गया था, और आगे देखेंगे दोस्तों ये आपको 2033 में, आगे दिखेंगे कब, ये दिखेंगे आपको दोस्तों 2033 में, यानी 12 साल बाद। 12 साल में दोस्तों ये एक बार ही फूल खिलते हैं, फिर 3 महीने या 2-3 महीने रहते हैं, फिर अपने आप ही मुरझा जाते हैं। फिर दोस्तों ये 12 साल में एक बार पुष्पित होते हैं। अब ये आगे देखेंगे आपको 2033 में, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो दोस्तों 2033 में इनको देखने जरूर जाइएगा, और इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी इस पुष्प का नाम है नीलकुरिंजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों असम की जलवायु है। तो दोस्तों असम की जलवायु कैसी है, तो ये है दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय मानसून। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। अब दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु ये किस कारण है, क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, और दोस्तों मिजोरम में कि दोस्तों जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनके मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है, यानी आंध्र प्रदेश, मणिपुर और दोस्तों मिजोरम की पहाड़ियाँ और मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। इस कारण असम की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ हो जाएगा। ये किस कारण है, क्योंकि दोस्तों असम इनके बीच में रहता है, और इनकी जो पहाड़ियाँ है दोस्तों, तो ये इनको मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से रोकती है। इस कारण यहाँ पे मानसून है उष्ण कटिबंधीय मानसून, और यहाँ पर उच्च स्तर की आर्द्रता होती है और भारी वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 5वां प्रश्न है, बाणसागर बिजली परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बाणसागर बिजली परियोजना है, ये है दोस्तों एक बहुउद्देशीय परियोजना है, और दोस्तों ये है सोन नदी पर। ये किस नदी के बारे में पूछे, तो ये आपके सोन नदी पर, और ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। नदी के बारे में पूछे कि बाणसागर परियोजना जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है, और कहाँ पर है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 6वां प्रश्न है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये है विंध्यन पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है। तो दोस्तों श्योक एवं नुब्रा घाटियां भारत के किस क्षेत्र में है, तो ये है आपके लद्दाख क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 8वां प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो ये सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं, ये दोस्तों आपको अगर इनमें से एक भी आपको याद है इनका क्रम, तो दोस्तों आप इस प्रश्न को सही कर सकते हो।
और दोस्तों परीक्षाओं में ये पिछला पैटर्न देखा गया है RSM SSB बोर्ड द्वारा कि सुमिलित कीजिए या फिर असंगत क्या है, संगत क्या है, या सही इनमें से सही कौन सा है, इनमें से सही कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए आगे होने वाली परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस सूची में दे रखा है आपके चोटियाँ और इस सूची में है पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार हल कीजिए दोस्तों कि ABCD। सबसे पहले दोस्तों इनको लिख लीजिए। अब दोस्तों इसमें एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, यानी कि गुरु शिखर, अगर आपको याद है तो गुरु शिखर की दोस्तों सर्वोच्च चोटी, ये सर्वोच्च चोटी है और ये किसकी सर्वोच्च चोटी है, ये है दोस्तों आपके अरावली की। यानी ए में क्या होगा दोस्तों, ए होगा आपके 5 नंबर। अब इन ऑप्शन में से देखिए कि ए में 5 नंबर किस में है। तो दोस्तों एक तो है आपके ऑप्शन संख्या ब में जो दिख रहा होगा आपको, और एक है दोस्तों आपके ऑप्शन संख्या द में। यानी इन दोनों में से एक उत्तर होगा, यानी अ एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब दोस्तों हटा दीजिए, और स आपके एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोस्तों गुरु शिखर से आपको पता चल गया कि ब या फिर द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यानी यानी ए में आपके 5 नंबर आएगा। तो ए में 5 नंबर है दोस्तों ब और द में, तो इन दोनों में से केवल एक ही उत्तर होगा। और अगर आप दोस्तों अब दोस्तों देखिए एक आपको याद है, तो इन दोनों में से अगर आप एक तुक्का भी लगाते हो तो आप दोस्तों 50%, अब आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है, इनमें से अब आप तुक्का भी लगाते हो तो आपके सही हो सकता है, लेकिन हमें तुक्का नहीं लगाना है। तो धूपगढ़ की देखिए दोस्तों, तो धूपगढ़ आपके कहाँ पर है, तो ये धूपगढ़ है दोस्तों सतपुड़ा में। ये कहाँ पर है, सतपुड़ा में। तो इसका सही यानी बी के नीचे क्या आएगा दोस्तों 2 नंबर। तो अब बी में 2 नंबर किस में है दोस्तों, तो ये है आपके ऑप्शन संख्या द में। यानी ब ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो गया। यानी बी में दोस्तों 4 नंबर दे रखा है, ना कि 2 नंबर। ऑप्शन द में दे रखा है आपके 2 नंबर, तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आगे की बात करें तो डोडा बेटा की बात करें अगर, तो डोडा बेटा है दोस्तों आपके यहाँ पे है दोस्तों नीलगिरी। यहाँ पे है दोस्तों आपकी नीलगिरी, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, नीलगिरी। और दोस्तों सासेर कांगरी की बात करें तो सासेर कांगरी कहाँ पर है, ये है आपके काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। यानी सी के नीचे आ जाएगा दोस्तों आपके 3 नंबर और डी के नीचे आ जाएगा 1 नंबर। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड से कीजिएगा, आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। तो दोस्तों भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। अब ये दोस्तों आपके द्वीपों को मिलाकर है, यानी जो आपके द्वीप है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप समूह है, इन द्वीपों को मिलाकर ये कुल तट रेखा यानी समुद्री तट रेखा है। अब दोस्तों अगर मुख्य भूमि की बात करें, यानी ये मुख्य भूमि आपके, और ये जो समुद्र है जिसकी ये तट रेखा है, तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये है आपके 6100 किलोमीटर। इसको भी याद में रखिएगा। मुख्य भूमि के बारे में पूछे तो मुख्य भूमि की है लंबाई है 6100 किलोमीटर। और दोस्तों पूरी कुल पूछे, हमें इसमें कुल ही पूछा है कि कुल लंबाई कितनी है, तो कुल है दोस्तों 7516। और कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, तो ये है आपके 15200 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा के पूछे तो 15200 किलोमीटर, ये आपकी स्थलीय सीमा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी सीमा है, ये स्थलीय सीमा है। और कुल तटीय रेखा की लंबाई यानी कुल तटीय सीमा है, ये आपके द्वीपों को मिलाकर ये 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि यानी द्वीपों को नहीं मिलाकर तो ये है दोस्तों 6100 किलोमीटर। तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमें पूछा है इस प्रश्न में कुल तटरेखा की लंबाई, तो ये है आपके 7516.6 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। तो दोस्तों किस राज्य को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके पंजाब को,
यानी नाम से पता चल रहा है दोस्तों 5 नदियों का जहाँ संगम होता है वह राज्य कहलाता है पंजाब। अब दोस्तों इन 5 नदियों की बात करें तो ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये 5 नदियाँ है दोस्तों आपके झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और दोस्तों सतलुज। तो दोस्तों इन नदियों को भी याद रखिएगा, इन नदियों में से भी आपके प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न किस प्रकार बन सकता है? ऐसे बन सकता है दोस्तों कि पंजाब की 5 नदियां निम्न में से कौन सी नहीं है या निम्न में से कौन सी है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। हमें प्रश्न में पूछा है 5 नदियों की भूमि कहते हैं, ये कहते हैं आपके पंजाब को, तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नदियां भी बता दिए दोस्तों, नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न को सुमेलित करो। अब दोस्तों ये भी आपके सुमेलित करने वाला प्रश्न है। इस पंक्ति में आपके दे रखा है खदान क्षेत्र और यहाँ पर है आपके खनिज। तो इसको भी दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, यानी सबसे पहले ABCD लिख लीजिए। अब खेतरी तो दोस्तों सब जानते हैं, खेतरी आपके झुंझुनू में। और दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध, यानी ए में आपके 3 नंबर होगा। अब इन ऑप्शन में से देखिए कि 3 नंबर किस में है। तो 3 नंबर दिख रहा है दोस्तों आपके, एक तो ऑप्शन नंबर ब में और एक दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर स में, यानी अ तो इसका उत्तर होगा ही नहीं और द भी इसका उत्तर नहीं होगा, यानी ब और स में से एक उत्तर सही होगा, यानी 50% प्रश्न को आपने सॉल्व कर दिया है। तो बी की बात करें दोस्तों, बोला डीला। तो दोस्तों अब बोला डीला कहाँ पर है? तो बोला डीला है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बोला डीला? तो ये दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। तो बोला डीला का मिलान होगा दोस्तों लौह अयस्क, यानी 1 नंबर से। तो बी के नीचे आ जाएगा दोस्तों आपके 1 नंबर। अब ऑप्शन में और देखिए कि बी के नीचे 1 नंबर किस में है? तो ये आपके दोस्तों ऑप्शन स में। तो ब ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएगा और स ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बालाघाट की बात करें तो बालाघाट दोस्तों है MP में। कहाँ पर है दोस्तों? MP यानी मध्य प्रदेश में। तो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? या ये है दोस्तों आपके मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध। तो सी में आएगा दोस्तों आपके 4 नंबर। और दोस्तों कालाहांडी की बात करें तो कालाहांडी है दोस्तों उड़ीसा में और ये प्रसिद्ध है दोस्तों बॉक्साइट के लिए। तो डी में आएगा दोस्तों आपके 2 नंबर, यानी 3, 1, 4 और 2 इसका सही मिलान होगा और स ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। और अगर आपको कंफ्यूजन भी होता है यानी 50% तो आप इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर ही लेते हैं। और अगर तुक्का भी लगाते हो जो हमें नहीं लगाना है तो भी दोस्तों आप 50% सॉल्व कर लेते हो, यानी आपके 50% मतलब पर्सन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स होगा, इनको थोड़ा याद में रखिएगा। और खेतरी एक बार और बता दोस्तों खेतरी आपके झुंझुनू में और बोला डीला है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में, बालाघाट है MP में यानी मध्य प्रदेश में और कालाहांडी है दोस्तों उड़ीसा में। और इन खनिजों का मिलान भी है जो आपके स ऑप्शन सही उत्तर है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पर प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो दोस्तों मुहाने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मुहाने का अर्थ हुआ नदी, मुहाना का अर्थ हुआ दोस्तों नदी का मुंह, नदी का मुंह। तो इनमें से कौन सी नदी है जो नदी मुहाना बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों आपके नर्मदा नदी। अब दोस्तों नदी का एक ऐसा हिस्सा, मुंह का अर्थ हुआ नदी, मुहाने का अर्थ हुआ नदी का एक ऐसा हिस्सा जहाँ नदी अन्य नदी या फिर झील या फिर जलाशय आदि प्रवेश करे तो उसको कहते हैं दोस्तों नदी मुहाना। तो हमें प्रश्न पूछा है कि कौन सी नदी इनमें से? तो ये है आपके नर्मदा नदी जो नदी मुहाना बनाती है। अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों पारिस्थितिकी से आपके। ये प्रश्न है, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन के क्रमिक और स्पष्टतया पूर्वानुमित बदलाव कहलाते हैं। तो ये बदलाव कहलाता है दोस्तों आपके पारिस्थितिकी अनुक्रम, यानी कोई भी क्षेत्र है या जाति है इसका क्रमक
धीमा अनुक्रम होगा वो कहलाएगा दोस्तों आपके पारिस्थितिकी अनुक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। और दोस्तों पारिस्थितिकी में से भी प्रश्न बन सकता है, जो दोस्तों पर्यावरण का मुद्दा है, और पारिस्थितिक टॉपिक को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से आपके प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस के कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? बेहद ही सरल प्रश्न दोस्तों, छोटी क्लासों में ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। तो इसके कारण कौन सा है दोस्तों ज्वार भाटा आने का सागरों महासागरों में? तो ये आपके सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। तो ये आपके सभी कारण है। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेहद ही सरल और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा दीजिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, गलत युग्म चुने, यानी ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है और ये कौन कौन से गलत युग्म है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में, जो कि दोस्तों सत्य है। और दागिचम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर है, ये भी सत्य है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, जो कि ये भी सत्य है दोस्तों। और मुद्दुमलई अभ्यारण्य ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसका विस्तार दोस्तों कर्नाटक और केरल में है। कहाँ पर है? कर्नाटक और केरल में। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन द होगा। मुद्दुमलई अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 16 प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नागल ये दोस्तों एक ही है। भाखड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः नदियों पर है। यानी दोस्तों ये परियोजना है भाखड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजना, ये दोस्तों किन नदियों पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल की बात करें दोस्तों तो ये आपके सतलुज नदी पर स्थित। हीराकुंड की बात करें ये है महानदी पर स्थित। और कोसी परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये आपके कोसी नदी पर स्थित। तो वो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें वन सर्वाधिक है? ये है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। तो दो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्या गया दोस्तों पश्चिमी राज्य राजस्थान को। तो ये है आपके राजस्थान शुष्क क्षेत्र। तो वो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों, छप्पन का मैदान स्थित है। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? और छप्पन के मैदान की बात करें दोस्तों तो ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा में इसका विस्तार है। और दोस्तों इसको छप्पन का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 56 गांवों के मध्य 56 गांव में इसका दोस्तों विस्तार है। तो हमें पूछा किसके बीच में है? तो ये दोस्तों है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इस पंक्ति में हमें दे रखे हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और इस पंक्ति में हमें दे रखे हैं जिले। यानी ये राष्ट्रीय उद्यान है कि ये किन जिलों में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अलवर में, ये सत्य है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों करौली में नहीं है, ये है भरतपुर में। ये कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। तो ब ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में, ये भी सही है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये आपके दोस्तों भरतपुर में, ये करौली में नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न RSM SSB बोर्ड द्वारा पिछली परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। और दोस्तों अगले वीडियो में आपके प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर 25 कर दिया जाएगा और अगला वीडियो भी दोस्तों जल्द ही आएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।